वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर की। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आते हैं और मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड 3-4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ख़ास तौर पे आर्किटेक्चर को लेके सवाल आते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सवाल आ सकते हैं और मौर्य जो अशोका और बुद्धिज़्म का रिलेशन है उसको लेके सवाल आ सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मौर्यन एम्पायर। बिफोर स्टार्टिंग, वाई दिस इज मतलब यूपीएससी को इतना इंटरेस्ट क्यों है? देखिए, हर चीज़ की एक वजह होती है। हर चीज़ की एक वजह होती है और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ टर्म एम्पायर, जब आप इस टर्म एम्पायर को समझेंगे, साम्राज्य जिसे हिंदी में कहते हैं, वो पहली बार इंडियन हिस्ट्री में अपीयर होता है। इससे पहले किसी भी डायनेस्टी के साथ या जो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं उसमें किसी एक्सक्यूज मी, उसमें किसी के साथ भी ये टर्म एसोसिएट नहीं हुआ। पहली बार ना नंदा एम्पायर नहीं हमने कहा, या हरियंका एम्पायर नहीं कहा, या हमने शिशुनाग एम्पायर नहीं कहा, हमने उनको डायनेस्टी कहा क्योंकि वो एक छोटे एरिया पे रूल कर रहे थे कंपैरेटिवली। पहली चीज़, एम्पायर का मतलब सिर्फ एक लार्ज एरिया नहीं होता, एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होता है। अब आप कहोगे सर नंदास के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। ट्रू, नंदास के पास बड़ी आर्मी थी, लेकिन नंदास के पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उनके पास एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास एक हायरार्की नहीं थी जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस की बात करती है। तो जब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की तो हमें हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। इतना ज़्यादा डाइवर्स एस्पेक्ट्स हैं मौर्यन एम्पायर में, एडमिनिस्ट्रेशन में ख़ास तौर पे। और क्यों ये एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज भी हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आप देखोगे कि इवन टुडे यू विल फाइंड दैट देयर आर certain aspects, certain features of the Mauryan administration that you find in modern day Indian administration. That is the reason. That is the reason because that those who have public administration as an optional, they read about Kautilya's administration, then they read about the Mughal administration, then the British administration, and then they read about Indian administration in your paper too. Why? Because यहीं से, इसी point से we have come up with the Indian एडमिनिस्ट्रेशन जो मॉडर्न डे है उसमें बहुत सारे फीचर्स हमें मौर्यंस के बारे में दिखते हैं। अब ये मौर्यंस की शुरुआत कैसे होती है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अटैक हुआ। किसका अटैक हुआ? इन लोगों का, ग्रीक्स का अटैक हुआ। ग्रीक्स के अटैक ने एक चीज़ की ज़रूरत जो है का एहसास दिलाया, दैट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, especially in the northwestern region. I have always told you that the northwestern region is the most critical region in the country और इन द हिस्ट्री ऑफ दिस होल सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि जब जब नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से इन्वेजन हुआ है, ये एरिया कमज़ोर, जब जब नॉर्थ वेस्टर्न कमज़ोर हुआ है, इन्वेजन हुआ है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रीजन रहेगा, ये वाला जो रीजन है, उतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन अंदर की तरफ, हिंटरलैंड की तरफ जो है चल रहा होगा, अगर हम इसके हिंटरलैंड को ये कहें तो। एंड यहाँ पर अब क्या हो चुका था? ग्रीक इन्वेजन हो चुका था और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट क्रिएटेड अ वैक्यूम, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स जो उस रीजन में, इस रीजन में रूल कर रही थी, इस रीजन में जो मेजॉरिटी ट्राइब्स रूल कर रही थी, उन्होंने मोर और लेस वो अलेक्जेंडर से या तो हार गए थे या वो सरेंडर कर गए थे। ऐसे में इमर्जेस कौटिल्य एज अ मेंटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, वो उसको यूज़ करता है, वो उसको आगे बढ़ाता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पे इसके पूरे कंट्रोल के लिए नॉर्थ वेस्ट में स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। और यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ से जो है करते करते मगध तक पहुँचता है। लेकिन हमें इतनी कहानियाँ पता कैसे चली? कैसे पता चला कि क्या सोर्सेज हैं? कैसे पता चला कि क्या चीज़ें जो हैं वो इतनी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कैसे थी? तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर हैं, सबसे द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो हम इतनी बातें करते हैं, वो हमें पता चलती है फ्रॉम कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इन इटसेल्फ इट्स अ ट्रीटाइज ऑन वॉर, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स। नाम सुनने में लगता है कि सिर्फ अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें हिस्ट्री भी है। एंड कौटिल्य जो कि मेंटर भी था चंद्रगुप्त मौर्य का, उन्होंने पूरे एक स्टेट के बारे में
जो चीज़ें आती हैं वो लिखी। और अर्थशास्त्र जो है पूरा, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ 15 बुक्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू 180 चैप्टर्स एंड 3 थीम्स। तीन थीम्स कह लीजिए, तीन पार्ट्स कह लीजिए, जहाँ एक पार्ट इज डीलिंग विद द किंग एंड द काउंसिल एंड criminal law, second is diplomacy and war. So one is about king, state का क्या होना चाहिए, one is about law, another is about war diplomacy. और ये एक इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ मिलता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, ख़ास तौर पे कहाँ से, कौटिल्याज अर्थशास्त्र से। उसके अलावा हमें एक और सोर्स जहाँ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की ये जो कहानी है कि किस तरीके से उसने नंदास को डिफीट किया, किस तरीके से उसने नंदास को हराया, दैट कम्स फ्रॉम विशाखा दत्ताज मुद्र राक्षस। इन दिस इज बेसिकली संस्कृत ड्रामा। और यहाँ पर इसमें ये बताया गया है इस ड्रामा में कि कैसे कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को जो है बाहर किया और अपना रूल इस्टेब्लिश किया। देन मेगास्थनीज इंडिका, अ फॉरेन ट्रैवलर, ग्रीक्स के साथ इनका ट्रीटी होती है, ग्रीक्स के साथ पीस ट्रीटी होती है। और एक उसमें ये भी होता है कि एक यूनानी दार्शनिक, एक ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक एम्बेसडर जो है वो मौर्यन कोर्ट में होगा। पहला ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज मौर्यन कोर्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जाता है, वहाँ रहता है और उसने एक किताब लिखी विच वॉज नेम्ड एज मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी दैट वाज इंडिका। और यहाँ से हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ, मतलब उस समय का जो भी सोशियो पॉलिटिकल मिलिट्री सिस्टम था, जो लाइफ था, उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। देन वी कम टू नो अबाउट द पुरानाज एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो यहाँ पर था। बुद्धिज़्म अपने पीक पे तो कह ही सकते हैं कि हाँ, जब स्प्रेड होने की बात हो रही थी तो बुद्धिज़्म अपने पीक पे था। और यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी और पुराण, क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर को काउंटर करने के लिए भी चीज़ें आई थी, तो पुराण और बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें यहाँ पता चलता है कि मौर्यंस के साथ या मौर्यंस के समय में क्या हो रहा था। उसके अलावा क्योंकि अशोका ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए एक बहुत अच्छा एक मिशनरी एक्टिविटीज़ जो है उसने की, और उसने सिलोन, श्रीलंका जो है, अपनी बेटी और पुत्र को भेजा था। और वहाँ पर सिलोनिस क्रॉनिकल, दीपवंसा एंड महावंसा, ये दोनों जो हैं वो भी अशोका, बेसिकली अशोका ने जिस तरीके से बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए जो भी उसकी एक्टिविटीज़ थी, जो भी उसकी पॉलिसीज़ थी, उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम बाय विष्णुगुप्त चाणक्य, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिलते हैं, हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स मिलते हैं जो उस समय के हैं, अशोकन पीरियड के हैं या मौर्यन पीरियड के हैं। उसके अलावा जो एक मेजर सोर्स जो हमेशा से रहा, जो इंडस वैली के टाइम से एक ऐसा सोर्स जो हर समय के बारे में कहानियाँ बताता रहा, एंड दैट वाज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो मिट्टी के बर्तन थे, जो पॉटरी थी, वो हमें बता रही है उस समय के बारे में, उस वहाँ के सोर्सेज के बारे में हमें पता चलता है। देन the wooden palace of Chandragupta Maurya in Patliputra, this is also a major archaeological source. हाँ, Ashokan inscriptions and edicts, अशोका के पिलर्स, अशोका के रॉक इंस्क्रिप्शंस, ये अपने आप में, और बल्कि इंटरेस्टिंगली अशोका के जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका के जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं वो अपने आप में, या ये कहा जा सकता है दैट दे आर द फर्स्ट टैंजिबल सोर्सेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। हमें बुद्धिज़्म के बारे में जो पहला टैंजिबल, बुद्धिज़्म की जो चीज़ें लिखी गई, जो हम त्रिपिटका कहते हैं, वो बाद में लिखी गई। उसके पहले ही अशोका इंस्क्रिप्शंस में जो है हमें काफ़ी कुछ बुद्धिज़्म के बारे में पता चलता है। दिस यू कैन सी द पंच मार्क कॉइन्स एंड द अशोकन पिलर, जहाँ हमें इस दौर की इंफॉर्मेशन, एंड दीज आर लाइक द मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब सवाल है कि ये थे कौन? पुराणों में जो जिक्र आता है, अगर हम ओरिजिन ऑफ मौर्य, मल्टीपल, देखो जिसकी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं है ना, वहाँ मल्टीपल थ्योरीज हैं। जब मल्टीपल थ्योरीज है तो सारी सही हैं और सारी गलत है। यहाँ पर पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहा गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, मुद्र राक्षस, जिसका अभी हम रेफरेंस ले रहे थे, यूज द टर्म वृषल और कुलहीना
जो बाहर के राइटर्स थे वो भी यही कहते हैं कि ही वॉज समवन फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में मौर्यास को माइट हैव बीन फ्रॉम द वैश्य ओरिजिन। मतलब सवाल ये है कि यहाँ ये देखने की कोशिश की जा रही है कि वर्ण सिस्टम में ये कहाँ फॉल कर रहे थे, क्षत्रिय नहीं थे। एक चीज निकल के आती है, कोई कह रहा है शूद्र थे, कोई कहता है कि ये अ, वैश्य थे। बट लेट्स बिकॉज देर आर मल्टीपल थ्योरीज। उसके अलावा बुद्धिस्ट जो है बुद्धिज्म में इनकी कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यहाँ तो इनको जो है नीचे के दो वर्णों में से एक में माना गया। लेकिन अगर हम बुद्धिस्ट वर्क को देखें तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन से थे और उसी क्लैन से थे जिससे गौतम बुद्ध जो है वो आते थे, जिससे गौतम बुद्ध जो है वो आते थे। उसके अलावा बुद्धिस्ट मौर्य ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि मौर्याज जो है वो एक ऐसे रीजन से आते थे विच वॉज फुल ऑफ पिकॉक्स, मौर, और वहीं से जो है इनका नाम पड़ जाता है मौर्य। तो एक इनके ओरिजिन के बारे में ये भी पता चलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक कोशिश ज़रूर की गई कि जो मौर्यास का जो एक सोशल स्टेटस है उसको किसी तरीके से एलिवेट किया जाए, उसको किसी तरीके से एलिवेट किया जाए। और बट इवन आफ्टर दैट, मतलब अशोका और उसके बाद की चीज़ों को जो है उन्होंने किया, लेकिन इवन आफ्टर दैट यू विल सी कि यहाँ पर कुछ भी व्हाट टू से, मतलब डेफिनेट एक थ्योरी या डेफिनेट एक कोई एविडेंस नहीं मिल पाता, डेफिनेट एक कोई एविडेंस नहीं मिल पाता अबाउट द ओरिजिन ऑफ मौर्यस। सो अलग अलग हिंदू सोर्सेज में अलग है, बुद्धिस्ट सोर्सेज में अलग है, न्यूट्रल सोर्सेज में भी कहानी अलग है। सो मौर्यन एम्पायर की नींव रखी किसने? द वन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज of course Chandragupta Maurya, or he did that in 322 BC, of course with the help of Chanakya. As I told you earlier, that first he consolidated himself in the northwestern region, जो northwest का region था वहाँ पर इसने अपने आप को consolidate किया, और उसके बाद जो है ये gradually बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ा, gradually जो है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ा, और वहाँ पर ये मगध एम्पायर को कंट्रोल करता है। जब ये मगध इसके कंट्रोल में आ जाता है तो ग्रीक्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में सेटल हो रहे थे, अलेक्जेंडर के बाद अलेक्जेंडर ने अपना अपना एम्पायर खाली नहीं किया था, वो वहाँ तक थे। तो जो ग्रीक गवर्नर था, हिज नेम वाज सेल्यूकस निकेटर, और उसके साथ पहले लड़ाई होती है, फिर पीस ट्रीटी होती है, फिर ये भी कहा जाता है दैट मैट्रिमोनियल अलायंस, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और रादर टिल यू विल सी द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, a major, there were actually only two ways of expansion. One was expansion by conquest, another was expansion by matrimonial alliance. And यहाँ पर ये माना जाता है that Chandragupta Maurya married Seleucus Nicator's daughter. Well, towards the end of his life, and interestingly, Seleucus Nicator actually tried to have a peace with them by मतलब उसने 500 हाथी गिफ्ट किए। तो बेसिकली एक कहना चाहिए कि एक साइन था कि ठीक है, नाउ वी हैव अ पीस ट्रीटी। और इसी के बाद, इसी पीस ट्रीटी के बाद, इसी यू नो फ्रेंडली एक्टिविटी के बाद, वी सॉ दैट Megasthenes, who was a Greek ambassador, was sent to the Chandragupta Maurya's court. Now, if we talk about the religion, because religion is important to understand here, Chandragupta Maurya embraced Jainism, or he followed Jainism towards the end of his life. ये हमको देखने को मिलेगा, and Jainism में उसको देखेंगे, but here he embraced Jainism and then he abdicated his, उसने अपना जो अपनी गद्दी जो है अपने बेटे बिंदुसार के लिए छोड़ दी। What happened? Now, there's an interesting story. Famine in Magad. मगध में जो है अकाल पड़ता है, खाने की कमी होती है। तो एक बौद्ध, एक जैन मॉन्क्स का ग्रुप विच वॉज लेड बाय भद्रबाहु, ये क्या करता है, ये साउथ की तरफ माइग्रेट करने की बात करता है। उनका कहना था ठीक है, खाने की कमी, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, तो जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है वो ठीक हो जाएगा। और क्योंकि तब तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया था, जैनिज्म एम्ब्रेस कर लिया, तो वो भी उनके साथ चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू साउथ, कर्नाटका की तरफ, और श्रवणबेलागोला में ही starved himself to death, जो
जैन ट्रेडिशन से, उसके हिसाब से वो उनकी समाधि भी है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि खैर उन्होंने यहाँ तो अपनी गद्दी छोड़ दी अपने बेटे के लिए, लेकिन जब वो भद्रबाहु जब वो वापस आए 12 साल के बाद, ये वाला ग्रुप जो नीचे चला गया था साउथ की तरफ, मगध से साउथ की तरफ जिसने माइग्रेट किया था, 12 साल के बाद ये ग्रुप वापस आता है, तो ये देखता है कि जो लोग यहाँ मगध में रुक गए थे और वो बड़ा ही वो मतलब जो जैन्स थे जो मगध में रुक गए थे, उनकी प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। नाउ दे आर नॉट फॉलोइंग द 5 vows ऑफ जैनिज्म, और वो 4 ही फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ से जैनिज्म में सेक्टेरियनिज्म आता है, 2 अलग अलग स्कूल्स, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो साउथ चले गए, जो भद्रबाहु वाला ग्रुप था, जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसके साथ साउथ गए थे, वो ग्रुप क्या हो गया, वो दिगंबर हुआ, और उन्होंने जो है बुद्ध जैन महावीर जैन की, वर्धमान महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स पे बिलीव किया। 5 वाउस जो है वो फॉलो करते थे, एंड दैट वाज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, 5 फॉलो करते थे। लेकिन जो श्वेतांबर हुए, उन्होंने सिर्फ 4 वाउस फॉलो किए। वो ग्रुप था जो वहीं मगध में रुक गया था, वो साउथ माइग्रेट नहीं कर गया था। एंड दैट ग्रुप वाज लेड बाय स्थूलभद्रा, एंड दे वर हैविंग ओनली 4, दे फॉलोड ओनली 4 वाउस, दैट इज सत्य, अहिंसा, दिस अपरिग्रह, आस्तेय। दे वर नॉट फॉलोइंग ब्रह्मचार्य। तो यहाँ से एक कहानी ये भी है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही जैनिज्म में जो है हमें सेक्टेरियन डिवीजन देखने को मिला। फाइन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इट वाज हिज सन बिंदुसारा जिसने राजगद्दी को संभाला, और अमित्र गाथा भी नाम आता है। और यू नो ही फॉलोड अ डिफरेंट रिलीजन। यहाँ बड़ा ना रिलीजियस एक्सेप्टेंस बड़ा शानदार था इस दौर में। पिताजी का रिलीजन कुछ और, बेटे का रिलीजन कुछ और। अभी हमारे पास भाई साहब अशोक आएंगे, उनका रिलीजन कुछ और। सो यहाँ कुछ ऐसा वो नहीं था। बट यहाँ पर मेगास्थनीज रिप्लेस होता है। ही वॉज हैविंग गुड रिलेशन विद एंटीओकस वन, डिप्लोमेटिक रिलेशन। और जो सीरिया का रूलर था वो यहाँ पर एक ग्रीक उसको भेजता है, एंड बिंदुसारा की कोर्ट में। खैर, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो बिंदुसारा के बारे में, दैट ही सक्सीडेड अ वेरी प्रॉस्परस काइंड ऑफ किंगडम, एंड ही वाज वेल, उसने भी जो भी एक्सपेंशन करना था किया। और इस टाइम तक हिज सन अशोका, बाय दैट टाइम ही वाज द वाइसरॉय और द गवर्नर ऑफ उज्जैन एट हिज टाइम। तो जनरली होता ये था कि अभी हम आगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखेंगे, प्रोविंसेस देखेंगे, तो प्रोविंसेस का जो भी गवर्नर होता था, इट वाज ऑलवेज फ्रॉम द रॉयल फैमिली। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चलती है कि अशोका को, हु वाज बिंदुसारा सन, was appointed as the governor of उज्जैन। फाइन। फिर आता है अशोका का दौर। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को अगर सच माने तो अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद एम्पायर को हासिल किया था। अशोका रूल्ड फ्रॉम 273 टू 237, बड़ा इजी है याद करना, BC। अब इनकी जो मेन कहानी है, ये कहानी इनकी शुरू के 8 साल तो ही वॉज द चंड अशोक, 8 साल ऑफ इज एम्पायर। 8 साल के बाद रफली इन 261 BC ही हैड दैट कलिंग वॉर, और कलिंग वॉर में लाखों लोगों को जो है, लाखों लोग मारे जाते हैं। अब जब उस लाखों लोग मारे गए, उसके बाद अशोका देखता, ओह व्हाट आई हैव डन। फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि ओके आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इतने खून खराब, इसे क्या फ़ायदा, अब कर दिया तो कर दिया। खैर, उसके बाद क्या होता है कि अशोका जो है वहाँ उसके बाद ही जो है बुद्धिज़्म एम्ब्रेस करता है। और बुद्धिज़्म एम्ब्रेस करने के बाद अशोका वाज लाइक फॉर फर्स्ट 2.5 years 3 years ही वाज अ नॉर्मल उपासका, मतलब एक लेमन फॉलोअर था। और बाद में अशोका जो है ही बिकेम अ स्टॉन्च फॉलोअर यू कैन से। और इवन टू सच एन एक्सटेंट कि वो जो है उसने 250 BC में हम देखते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उसको भी उसने कन्वीन किया। उसके बाद अशोका ने बुद्धिज़्म के स्प्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और ये हम कह सकते हैं कि उसका इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनल स्प्रेड बुद्धिज़्म का जो है, उसमें अशोका का बहुत हैवी और बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन दैट। मज़े की चीज़ ये थी कि अशोका ने वो नहीं किया, अशोका ने
कलिंगा को छोड़ा नहीं, कलिंगा अपने पास रखा। और यहाँ पर अशोका एक डिलेमा में था। अशोका डिलेमा में इसलिए था क्योंकि बुद्धिज्म के बेसिक प्रिसेप्ट्स में ये राजा रंक वाला तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं, सब बराबर थे। लेकिन अशोका ने कहा कि अगर मैं बराबर मान लूंगा तो फिर तो कहानी बदल जाएगी ना, फिर तो रूल करने का, शासन करने का कोई मतलब नहीं निकलता। देन केम द कंसेप्ट ऑफ अशोकास धम्मा विच वी विल टॉक अबाउट लेटर। अब यहाँ पर अशोका के अलग अलग नाम आते हैं। मैच के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको याद ना हो, बहुत इजी है। जैसे मस्की माइनर रॉक एडेक्ट में अशोक का नाम लिखा है। गुर्जरा में इट इज़ देवम प्रिय अशोका राजस, मतलब देव प्रिय, फेवरेट ऑफ द गॉड्स। निट्टूर में इट इज़ राजा अशोका। उदयगोलम में इट इज़ राजा अशोका देवम प्रिय, मतलब बेसिकली ही वॉज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ ऑफ द डिवाइन किंगशिप वाला कंसेप्ट जो है, what he was trying to do. Then this भबरू बैरात में इट इज़ प्रियदर्शी राजा मगध, अलग अलग नाम है। बाराबर में प्रियदर्शी राजा, कंदहार में, कंदहार इज इन अफगानिस्तान, इट्स प्रियदासी। और पुरानाज में इट इज़ अशोकवर्धना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम अशोका के हमको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 मेजर रूलर्स थे। उसके बाद अशोकन एम्पायर डिक्लाइन, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गया। क्यों डिक्लाइन कर गया? क्योंकि भैया रिलीजन पॉलिटिक्स साथ नहीं चल सकते। अशोका का सारा ध्यान कहाँ चला गया, आगे देखेंगे। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोका का सारा ध्यान किधर चला गया? बुद्धिज्म फैलाने में। राजपाट में उसका ध्यान था नहीं और राजपाट फिर तबाह हो गया, वो आगे देखेंगे। मौर्यन इकोनॉमी की अगर बात करें तो अब, क्योंकि देखो मगध में थे तो आयरन ओर्स, और ज्योग्राफी देखोगे तो आयरन ओर और ये सारी चीज़ें जो है वो नज़दीक में थी। गंगा का मैदानी इलाका उनके पास था। एक्चुअली पूरा एक्सक्यूज मी, पूरा इंडिया जो है उनके मोर और लेस कंट्रोल में था। तो ऑफ कोर्स दे हैड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़, दे हैड एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया क्योंकि लैंड रेवेन्यू लेना था। और उसके अलावा आयरन, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी तो इतनी बड़ी आर्मी के लिए हथियार कहाँ से बनते? वो आयरन से। आयरन और सारा नज़दीक में था तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। उस समय जैन टेक्स्ट में, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मगध में क्या था, मगध में अकाल था, फमाइन था, वो हमको देखने को मिलता है। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस फमाइन का जिक्र है। खैर, सोहागपुर कॉपर प्लेट इंपॉर्टेंट है। एंड महास्थाना, यहाँ पर जो है इससे हमें ये पता चलता है कि जो उस समय मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि फेमाइन को कंट्रोल किया जा सकता था। मैंने आपको बताया लैंड रेवेन्यू था। लैंड रेवेन्यू कितना था? 1/6 था। सिंपल सी चीज़ है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा था 1/6 था। तो ये एम्पायर को भी समझ में आया कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इसलिए एग्रीकल्चर को उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया और एग्रीकल्चर को इरिगेशन और इन चीज़ों से डेवलप करने की भी कोशिश की। टैक्स इवेजन वॉज अ पनिशेबल ऑफेंस। इवन टुडे टैक्स इवेजन इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज़ नॉट। कमेंट सेक्शन में लिखना टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में क्या डिफरेंस होता है। और जो भी सैलरीज थी ऑफिसर्स की, दे वर बीइंग गिवन इन कैश। ऑल द सैलरीज वर गिवन इन कैश, सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा हम देखते हैं कि हर चीज़ पे बेसिकली स्टेट, तो एक स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज की हम मॉडर्न डे में जो बात करते हैं, ये स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर मौर्यन एम्पायर में था। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे माइनिंग है, फॉरेस्ट है, सॉल्ट, लिकर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं कि स्टेट मोनोपोली थी। आज भी बहुत सी, अब 1991 तक तो हम कह ही सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के ऊपर मॉडर्न डे इंडियन गवर्नमेंट में भी क्या था? स्टेट ओनरशिप थी, मोनोपोली थी, एंड दैट वाज गोइंग ऑन। उसके अलावा मेटलर्जी पे भी थी। आज के मतलब डिफेंस था। आज के टाइम पे आप देखोगे तो डिफेंस में काफ़ी चीज़ें प्राइवेटाइज हो गई हैं, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर ऐसा है जिस पे सरकार की सबसे की है ना। न्यूक्लियर पावर हम है तो न्यूक्लियर एनर्जी की एलिमेंट है तो उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है। यहाँ पर मेटलर्जी जो थी वो की थी तो उस पर सरकार की, स्टेट की मोनोपोली थी। सोसाइटी की अगर बात करें, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के साथ दास
स्लेवरी वाला जो सिस्टम था वो भी था, और अब तक क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो चुकी थी, यहाँ तक आते आते आप देखोगे सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो गई। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि ग्रीक से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की। अब उनके बच्चों को आप क्या कैटेगराइज करोगे, वर्ण सिस्टम में उसके लिए जगह नहीं थी। तो अब हमको क्या दिखने लगा, बिकॉज ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस लेट्स से, there was a lot of mixing in the let's say the gene pool, and in that case it was very difficult कि किसको कहाँ classify करें. So what we saw that because of these, क्योंकि बुद्धिज़्म जैनिज़्म में तो ये था नहीं, बुद्धिज़्म जैनिज़्म में हर चीज़ जो है वो मतलब इक्वल थे, बराबर थे, तो इतना ज़्यादा ये इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज का कंसेप्ट नहीं था. तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी सॉ दैट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू सबकास्ट एंड सबकास्ट. तो वर्ण, जाति, फिर उपजाति, इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन था. और इंटर, क्योंकि जो मैं अभी आपको बात बता रहा था दैट इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी. दो तरीके की इंटरकास्ट मैरिज होती थी. वन वॉज कॉल्ड एज अनुलोम. अनुलोम जो है वो जब लड़का ऊंची जाति का है तो दैट इज देयर, एंड प्रतिलोम व्हेन द ब्राइड is of higher varna, that was called pratilom. So this was there. Chandalas का जिक्र है, untouchables का जिक्र है, status of women comparatively. अब ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का भी इम्पैक्ट था, और ये बेसिकली इम्पैक्ट था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जैनिज्म और बुद्धिज्म का. ये सिर्फ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी एक खुद की कोई खासियत नहीं थी, ये खासियत थी किसकी, ये खासियत थी कि जो जैन और बुद्धिस्ट इम्पैक्ट पड़ा उसकी. मूविंग ऑन, दे हैड, अगर हम अब यहाँ से बात करें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पे आते हैं. सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ सेंट्रलाइज्ड, और किंग वाज एट द सेंटर, और all the threads of all the networks, all the branches of the administration, they were coming out of the king. So king was at the center, and more or less the whole Mauryan administration was based on Kautilya's Arthashastra. Fine. Kautilya gave that this Saptanga theory. Saptang matlab there are 7 organs of the government, 7 elements of the state. तो उसमें उन्होंने क्या कहा, राजा, किंग, अमात्य, सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेसी. मैं कहता हूँ यही तुम जो कर रहे हो ना, और जो तुम बनने वाले हो, वही कांस्टेंट है, वही कांस्टेंट है. ब्यूरोक्रेसी के अलावा कुछ कांस्टेंट नहीं है. सब बदलता रहा, एक चीज नहीं बदली, ब्यूरोक्रेसी. कोई राजा ब्यूरोक्रेसी के बदले बगैर रूल नहीं कर पाया. सो राजा, दैट वाज किंग, देन द अमात्य, द सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेसी, जनपद, टेरिटरी, दुर्ग, फोर्ट, कोश, ट्रेजरी, सेना, आर्मी, एंड मित्र, फ्रेंड. तो कौटिल्य की थ्योरी के हिसाब से एक ऑर्गन्स, जैसे आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. यहाँ पर भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की तरह यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं 7 एलिमेंट हैं, एंड द सोल ऑफ दिस वाज किंग. इसलिए हमने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फ्लो था, या जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे थ्रेड्स थे, वो कहाँ आके रुक रहे थे, वो कहाँ आके मिलते थे, वो आके मिलते थे राजा के ऊपर. फाइन. राजा जो है अकेला काम नहीं कर रहा था. ही वॉज हैविंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 74(1), the president shall be assisted by a council of ministers headed by the prime minister, who in turn will give aid and advice to the president. Article 74(1) यही तो कह रहा है that there shall be a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president. council of minister का हिंदी क्या, मंत्री परिषद. ये मंत्री परिषद का कंसेप्ट. और यहाँ मंत्री परिषद में कौन था, युवराज, द क्राउन प्रिंस, जिसको अगला राजा बनना है. पुरोहित, द चीफ प्रीस्ट, क्योंकि रिलीजन वाज इंपॉर्टेंट. देन सेनापति, दैट इज कमांडर इन चीफ. सो एंड देयर आर फ्यू अदर मिनिस्टर्स. सो एक कोर कैबिनेट जो है वो काम कर रहा था फॉर द राजा. अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम प्रोविंशियल डिवीजन देखें तो यहाँ पर जो है 5 अलग अलग प्रोविंस में जो है वो बटा हुआ था. एंड दीज 5 प्रोविंसेस वर उत्तरपथ, अवंतीपथ, प्राच्यपथ, दक्षिणपथ एंड मगध. नो डाउट
उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी. दे हैड मेंटेन्ड नेवी एज वेल. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा ना, उनका जो था वो कोस्ट लाइन भी उनके कंट्रोल में थी, तो जाहिर सी बात है अगर कोस्ट लाइन कंट्रोल में है तो नेवी का होना ज़रूरी है. फाइन. उसके अलावा जो तीर्थाज एंड अध्यक्षाज दे वर द हाईएस्ट ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट लेवल के होते थे. जैसे हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टरेट वाला जो सिस्टम है, कुछ वैसा था. और 26 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, देखो वो डिफाइन कर दिए गए. आज क्या है? The number of ministers is 1/15 of the total strength of the elected house or the house of the people. You see it here. वहाँ पर भी क्या किया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके नंबर को डिफाइन किया गया. यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑफिशियल्स को क्या किया गया, डिफाइन किया गया. इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करें, फैक्चुअल है, मैच में आ सकता है. मंत्री वॉज द चीफ मिनिस्टर. देन मंत्री परिषद अध्यक्ष, द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. पुरोहित, चीफ प्रीस्ट, सेनापति, युवराज. समहर्ता, रेवेन्यू कलेक्टर, जो पैसे के सम को हरण कर ले, दैट इज समहर्ता. यू कैन रिमेंबर इट बाय एनी वे यू वांट. देन शुल्क अध्यक्ष, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रॉयल इनकम. स्पाइज फॉर द गुड पुरुषा. इन्फॉर्मर्स, मतलब पूरा एक एस्पियोनाज सिस्टम जो है उन्होंने डेवलप कर रखा था. इन्फॉर्मर्स, प्रतिवेदकाज. तो ये इंफॉर्मेशन, ये आपका रॉ, सीबीआई, ये वो वाले लोग हैं. ठीक है. लोकल लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर विश और आहारा जो है वो यूनिट्स होती थी. किसकी? डिस्ट्रिक्ट की यूनिट्स होती थी. और यहाँ पर 6 कमिटीज़ ऑफ 5. मैगस्थनीज बताता है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को मैनेज करने के लिए 6 कमिटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स ईच वाज देयर. नाउ अंडरस्टैंड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, Mauryan administration. And this is the beauty of Indian history, that you take anything, you can connect it with today, because we as a country, we have not evolved in like past 75 years. आज़ादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन उस देश की कहानी बड़ी पुरानी है. उस देश की कहानी में हर कोई है, हर मज़हब है, हर रिलीजन है. हर रिलीजन, कई रिलीजन्स का ओरिजिन है, रिलीजन्स का डिक्लाइन है. एंड दिस इज वेयर वी सी. तो यहाँ पर आप देखो, मैगस्थनीज बता रहा है कि भैया 6 कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. कितनी कमिटीज, म्यूनिसिपल कमिटीज जो बनती हैं अलग अलग, उस पर लिखा हुआ है. दिस इज कि 25 कमिटीज होंगी. जैसे दिल्ली म्यूनिसिपल एमसीडी की बात करें तो 25 कमिटीज होंगी अलग अलग, जो अलग अलग काम देखेंगे. यहाँ पर भी यही था, यहाँ भी उसको डिफाइन किया गया ज़रूरत के हिसाब से. यहाँ पर इस लेवल पे देखें, इम्पॉर्टेंट ऑफिसर सीता अध्यक्षा एग्रीकल्चर. सीता एग्रीकल्चर, क्योंकि आगे आई विल टेल यू दैट यस, हम इस पे जल्दी से, बिकॉज ये हमारा रिवीजन जोन है. सीता लैंड को रेफर करते थे, तो सीता अध्यक्ष वॉज एग्रीकल्चर. सीता लैंड को कह रहे थे यहाँ पे. पान्य अध्यक्षा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स. पान्य मतलब पैसे को यहाँ रेफर किया जा रहा था, तो कॉमर्स. युक्ता, ही वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर. प्रादेशिका, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर. स्थानिका, स्थानीय निकाय वाले, ये स्थानीय थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ अंडर प्रादेशिका. फिर राजुका, रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर. ठीक है. समस्त अध्यक्षा, समस्त, टोटल मार्केट, ऑल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट. पाथव अध्यक्षा, मेजर, पाथव, वजन, वेट्स एंड मेजर्स. नाव अध्यक्षा, नाव, नेवी. फाइन. देन मूव ऑन फर्दर. प्रशस्ति, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग ऑफिसर्स थे. प्रिजन हेड. सन्निधता, सन्निधता वाज द ट्रेजरी हेड. कोषाध्यक्ष, आज भी ये पोजीशन होती है यार, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी ऑफिसर. देन कोष्टगार अध्यक्ष, रॉयल ट्रेजरी मैनेजर. नायका, चीफ सिक्योरिटी स्टाफ. मतलब आप उसको जितना रिलेट कर पाओगे ना, आपको उतना. देन व्यायभरिका, चीफ जज. ठीक है. करमंतिका, करमंतिका
इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे जो जो भी स्टेट ओनरशिप थी उसको मैनेज कौन कर रहा था, ये कर रहे थे। दंड, हेड ऑफ पुलिस। दुर्गपाल, दंडपाल, हेड ऑफ द पुलिस। दुर्गपाल, हेड ऑफ द फोर्ट, दुर्ग वॉज फोर्ट। देन अन्नपाल, अन्न फूड ग्रेन। रज्जुका, रज्जुका वॉज द लैंड मेजरर, ठीक है। अकाराध्यक्ष, माइनिंग ऑफिसर। लौह अध्यक्ष, आयरन मेटलर्जी। लौह अध्यक्ष, लौह, लोहा। लक्षण अध्यक्ष, मिंटिंग, आरबीआई की ये थे। फिर लवन अध्यक्ष, लवन सॉल्ट। देन आयुध, आयुध अध्यक्ष, आयुध एज इन जहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग होती है वो। स्वर्ण, गोल्ड, ऑफिसर ऑफ द गोल्ड डिपार्टमेंट। कौन्य अध्यक्ष, कौन्य अध्यक्ष वाज ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट। यू कैन लिस्ट आउट दिस आर इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर याद करना पड़ेगा, आप 3 बार पढ़ोगे ना, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको नाम देख के समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा था। मान अध्यक्ष, टाइम एंड पैलेस, मान, ऑफिस ऑफ टाइम एंड प्लेस डिटरमाइनिंग, फाइन। सुन अध्यक्ष वॉज स्लॉटर हाउस। मुद्रा, रॉयल सिंबल, कॉइन। द्युता वॉज द गैम्बलिंग डिपार्टमेंट। मतलब आज भी है ना लॉटरी और लॉटरी और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ लीगल हैं कुछ कुछ स्टेट्स में, तो वो है। देन नौका, शिपिंग। पट्टनाध्यक्ष, पोर्ट, फाइन। वेट्स एंड मेजर्स, पाथाध्यक्ष हमने देख लिया। तो ये अलग अलग ऑफिसर्स थे और ये अलग अलग ऑफिसर्स के पास डिफाइंड काम था, डिफाइंड उनका जुरिस्डिक्शन था, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड थी। जुडिशियल और पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें सिविल, क्योंकि उसने सिविल और उसको सिविल और क्रिमिनल लॉ को अलग से डिफाइन किया है। दिस वाज देयर। धर्माधिकारिन वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी कोर्ट्स थे, मतलब वो पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है, that there will be chief, there will be a supreme courts, higher courts and the subordinate courts. It existed here. There was chief court, then at provincial level and then at district level. See, अब देखिए subordinate judicial system था, punishments थे, torture use होता था, और जेल officials था, remission। अब देखो, remission of sentences was mentioned in the Ashoka inscription. The pardoning power of the president. See here, आज भी दिखता है आपको पार्डनिंग पावर अशोका के पास थी। यहाँ पर भी जो टॉप पे था उसके, यहाँ पे आज भी क्या है, प्रेसिडेंट के पास है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी सेंसस, जनगणना होती थी, आज भी होती है। लोग मॉडर्न, इसलिए आपको कभी जब क्वेश्चन आएगा तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन कि मॉडर्न इंडिया में पहली बार सेंसस कब हुआ और कौन से साल सेंसस स्किप हुआ, कौन से 2 बार सेंसस स्किप हुआ एज ऑफ नाउ। तो पहली चीज़ जो है वो क्या होता था, सेंसस होता था। जो विलेज ऑफिशियल्स थे वो काउंटेड पीपल, कास्ट, ऑक्यूपेशन, एनिमल, सारी चीज़ें की वो करते थे। अभी कौन करता है गांव में? हमारे शिक्षकगण, हमारे जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं वो आज के टाइम पे जनगणना करते हैं, वही सेंसस ऑफिशियल्स होते हैं गांव में। शहरों में कौन है? शहरों में अलग म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी लग जाती है। और जो डेटा था वो क्रॉस चेक भी होता था, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। See, that is why Mauryan administration is very interesting to understand that you can relate it with the present. So this was, और इसी के बेसिस पे सारी जो पॉलिसीज हैं वो इसी ग्राउंड्स पे जो है बनाई जाती थी। So this was about Mauryan administration. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर एक ट्वीक होता है वो होता है अशोका के धम्मा में। जब हम बात करते हैं अशोका धम्मा की, क्योंकि अब अशोका को इसकी ज़रूरत क्या पड़ी सर, वो तो बढ़िया बुद्धिज़्म फॉलो कर रहा था, बुद्धिज़्म के टेनेट्स जो है वो तो वेल डिफाइंड थे, क्या ज़रूरत पड़ी अशोका के धम्मा को, अशोका को एक अलग से धम्म को डिफाइन करने की, धर्म को डिफाइन करने की? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, उसको ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि इक्वालिटी थी। अब इक्वालिटी तो राजा और प्रजा के बीच नहीं हो सकती, ये उसने बड़ा क्लियरली वो कहा। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करते, राजा का धर्म क्या, जो एक पिता का धर्म,
पैटर्नल किंगशिप, कि मैं अपनी प्रजा को वैसे ही, अब पिता और पुत्र तो बराबर नहीं हो सकते, पिता और पुत्र तो बराबर नहीं हो सकते, तो जब पिता और पुत्र बराबर नहीं हो सकते, उसने बोला नहीं, इक्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ आके डिफीट होता है। तो उसने वही चीज़ अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या अपने रूलिंग में या अपनी किंगशिप में इंक्लूड किया, एंड दैट इज वेयर वी कॉल इट पैटर्नल किंगशिप। अशोका ने क्या किया, इस धर्म को, जो उसने एक नया कंसेप्ट बेसिकली इवॉल्व किया, और his idea was to promote the principle of morality, non-violence, टॉलरेंस। और उसने कहा मेरा एक ही काम है, जैसे एक पिता का मुख्य काम क्या है कि अपने पुत्र को, अपनी संतानों की रक्षा करे और उनका कल्याण करे, वेलफेयर करे। इन द सेम वे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ माई सब्जेक्ट्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल। सी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। India as a welfare state. Here Mauryan Empire in Ashokan times, after he embraced Buddhism, of course, was a welfare state. जहाँ राजा का मुख्य काम क्या है कि उसकी प्रजा का क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। He sent his daughter. अब यहाँ पर उसने काफ़ी कुछ चीज़ों को डिफाइन किया। अशोका के जो एडाइक्ट्स हैं, अशोका के जो शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर्स हैं, वहाँ पर उसने राजा का धर्म लिखा। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस जहाँ आपको मिलेंगे जहाँ पर उसने एनिमल सेक्रीफाइस को बैन किया। कुछ ऐसी लिस्ट मिलेगी जहाँ पर उसने एनिमल सेक्रीफाइस और उन एनिमल्स की लिस्ट थी जिनको कभी नहीं मार सकते, और कुछ ऐसी लिस्ट थी जिनको किसी पर्टिकुलर डेज पे नहीं मार सकते। मतलब उसने अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों को दिया, और इसको उसने सिर्फ अपने अब आप यहाँ उसकी वेलफेयर का कंसेप्ट इससे समझ सकते हैं कि हमें जो इंस्क्रिप्शंस नॉर्थ वेस्ट की तरफ मिले वो पाली में नहीं थे, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे हुए थे, वो खरोष्टी में लिखे हुए थे, क्योंकि वहाँ वो पढ़ी जा रही थी। Means he was trying to establish a communication with the public. And today, if the ruler, if the let's say the government is not having a better communication with the public, that's not considered good. Ashoka, 2300 years back, roughly, what he did, he tried to establish communication. He tried to establish communication with the public. और ये आज के टाइम पे ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नेंस का। एंड मतलब उसके अशोकास धम्मा वाज लाइक एग्जिस्टिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन टॉलरेंस। उसने कहीं पर भी जो है ये नहीं कहा कि अगर मैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीखनी है हमें, ख़ास तौर पे आपको क्यों, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले हो। अशोका ने पहले अशोका के पास तो बुद्धिज़्म था नहीं, पहले 8-9 साल कलिंग वॉर, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म, और फिर सारी चीज़ें आती हैं। जब अशोका के पास बुद्धिज़्म था ही नहीं, और उसने जब तो खैर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब उसने बुद्धिज़्म एम्ब्रेस कर लिया तो उसने जो है डंडा पकड़ के सबको ये नहीं बोला कि क्योंकि राजा बुद्धिस्ट है तो तुम भी बुद्धिस्ट हो जाओ। उसने कहा नहीं, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट ऑल सेक्ट, ऑल रिलीजन्स। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा। अशोका ने ये भी कहा कि माता पिता के साथ, शिक्षकों के साथ, और जो दास हैं, जो स्लेवरी है, उसके साथ एक मानवीय व्यवहार रखो। जानवर तो जो दो चीज़ें थी, पहला एस्पेक्ट क्या कि उसने ये नहीं करा कि मैं अशोक हूँ, मैं अशोका द ग्रेट हूँ, मेरे पास पावर है, और क्योंकि मेरा धर्म बुद्धिज़्म है तो तुम्हारा धर्म भी बुद्धिज़्म होगा। उसने कहा नहीं, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ये लोगों को, और उसने कहा कि हमें कन्विंस करना है। उसने कहा कि विजय अगर होनी चाहिए तो वो धम्म विजय होनी चाहिए, मतलब जो इट शुड नॉट बी कॉन्कर बाय फोर्स, इट शुड बी कॉन्कर बाय धर्म। हमको लोगों के दिलों को बदलना है। गांधी जी ने करा। जब गांधी जी अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि हमें लोगों के सोच को बदलना पड़ेगा, हमें लोगों की थिंकिंग को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में करना होगा, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मॉडर्न डे में आपको दिखेंगी। अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन मौर्यन एम्पायर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मौर्यन एम्पायर जो है वो चल नहीं पाया।
उतना लंबा नहीं चल पाया जिस हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने एम्पायर को खड़ा किया था। उसकी बहुत बड़ी वजह थी ये, भाई साहब, ओवर सेंट्रलाइजेशन, इतनी हैवी ब्यूरोक्रेसी, खर्चा कहाँ से उठाते? जब इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, इतने सारे ऑफिसर्स थे, सबको सैलरी देनी थी, तो टैक्स ज़्यादा लगता। जब टैक्स हर चीज़ पे जो है टैक्स लगना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, अशोका ने जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो बुद्धिज़्म की तरफ, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अशोका ने बहुत सारा जो रिसोर्सेज है वो किधर डाइवर्ट कर दिया, वो बुद्धिज़्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो क्या हुआ सर, बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा था, मेन चीज़ों की तरफ पैसा नहीं जा रहा था, फंड्स ख़त्म हो रहे थे, और क्योंकि ध्यान किधर था, ध्यान था बुद्धिज़्म के स्प्रेड में, नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। जब नॉर्थ वेस्ट नेग्लेक्ट होगा तो इन्वेजन होगा। फाइन, सो ही वाज मोर ऑन हिज धम्म मिशन। उसके अलावा ब्राह्मण्स के रिचुअल्स वगैरह बैन हुए थे। वो अशोका से खुश नहीं थे, क्योंकि वो एनिमल सेक्रीफाइस और रिचुअल्स को जो है ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा था, ज़्यादा उसको बैन लगा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्राह्मण्स वर एनॉयड, और पुष्यमित्र शुंगा ने बृहदत्त को, पुष्यमित्र शुंगा वॉज अ ब्राह्मण आर्मी कमांडर इन बृहदत्त आर्मी, बृहदत्त वॉज द लास्ट मौर्यन किंग, और पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, उसको मार दिया, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी की नींव रखी। सो सॉइल और बाकी चीज़ें तो खैर फैक्टर है। एक चीज़ है कि जो इतना ज़्यादा हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, और जब ध्यान जो धम्म यात्रा और धम्म के स्प्रेड के ऊपर चला गया, तो नीचे के लेवल पे करप्शन शुरू हो गया। नीचे के लेवल पे करप्शन ऐसे हुआ कि जो ऑफिशियल्स थे, जो मौर्यन उसमें ऑफिशियल्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो एक्सक्यूज मी, वो नीचे जुल्म कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। तो लोगों का भी सेंटिमेंट देखो, जैसे ही लोगों का सेंटिमेंट आपसे हट गया, आप नहीं आ सकते, आप रूल कर ही नहीं सकते, कोई ना कोई बगावत कर ही देगा। और हुआ भी वही, पुष्यमित्र शुंगा ने जो है वो बगावत करी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अगर देखें, सो नो डाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो इतना इसकी लेगेसी इतनी है, और इस बार इस पर सवाल आने के थोड़े बहुत चांसेस भी हैं। क्यों? द रोरिंग लायंस एट दी न्यू पार्लियामेंट। शेर ज़्यादा दहाड़ रहा है आजकल पार्लियामेंट की, नई वाली पार्लियामेंट के ऊपर, तो वो शेर अब एग्रेसिव है। और वो शेर कहाँ से आया? वो शेर आया अशोकन पिलर से, तो इसलिए उसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, इतना स्टोन का काम हुआ है, तो स्टोन मेसनरी जो है, और जो आर्किटेक्चर खास तौर पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आया, उसने एक बहुत वाइड इम्पैक्ट छोड़ा, ना सिर्फ इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर बल्कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एज अ होल। मौर्यन पैलेस जो पाटलिपुत्र में है, वो मतलब वो ऑल इट्स लग्जरीज एंड दीज थिंग्स आर डिफाइंड, और हमें जो फॉर एग्जांपल जो 80 पिलर्ड हॉल है, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, उसके अलावा जो अशोकन पिलर्स हैं अलग अलग जगह पे, उसके रॉक एडाइट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, they have been a major source of the history, and if you will see that ये जो अशोकन पिलर्स हैं, yes, we'll talk about that in coming slides. ये मोनोलिथिक है, एक स्टोन का बना हुआ, 50 फीट, कुछ नहीं हुआ आज तक। फ्रैगमेंट्स कहीं कहीं फुल वन पीस में मिल गया, कहीं कहीं फ्रैगमेंट्स मिला, सो दैट इज अनदर थिंग। उसके अलावा जो मॉडर्न बिल्डिंग्स मिली हैं, उससे जितनी चीज़ें पता चलती हैं, उसमें से एक चीज़ ये भी पता चलती है कि the artists or the artisans were quite skillful, मतलब they were skillful, there's no doubt in that. Sachi Stupa, this was in the Ashoka के time commission हुआ, and बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट relics हैं उसके ऊपर जो है, so it is a very defined structure। और अगर आप जो भी animals बुद्धिज़्म में important हैं, चाहे वो बुल हो, लॉयन हो, उनका जो है कहीं ना कहीं एलिफेंट हो, कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंस जो है वो दिखने लगा है। उसके अलावा केव्स, बेसिकली मोनेस्ट्रीज जो हैं, केव्स जो है वो मोनेस्ट्रीज के लिए होता था, सो जहाँ वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो रह सकते थे। 12 केव्स, यू कैन सी, ये रॉक कट जो है, केव्स में इसलिए जगह बनाई गई ताकि जो
भिक्षु हैं, जो साधु हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो अपने यहाँ पर उनका रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था। उसके अलावा दिस इज द सांची स्तूपा। यू कैन सी दैट हाउ वेल, मतलब दिस इज समथिंग विच इज लाइक 2300 years old. दिस इज अ फाइन, मतलब आप उस समय के लोगों की जो कलाकारी है, we can't go without appreciating this. Of course, the detailing of this will go within the art and culture part. Ashokan inscriptions. Now they are a very important source in themselves because I have been talking about them a lot. मौर्यन पीरियड को समझने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये अशोकन पिलर। ये मैप ध्यान रख लेना, ये मैप इसलिए ध्यान रख लेना क्योंकि इससे सवाल पिछले 4-5 सालों से आ रहा है और आएगा, ये फिर आएगा। ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, ये बिल्कुल यहाँ से आपको सवाल मिलेगा। क्यों? पहली चीज़, देयर आर मेजर एंड माइनर रॉक पिलर, दे आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस अराउंड गंगा वैली। यू कैन सी हियर, ज़्यादातर आपको गंगा वैली में मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ही वॉज फर्स्ट किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल। मैंने आपसे क्या कहा, ये इंस्क्रिप्शंस, ये पिलर्स पे जो कहानियाँ या जो बातें लिखी गई, वो सिर्फ इसीलिए लिखी गई थी कि जो किंग है उसके बीच उसके और मतलब प्रजा के बीच एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच इज देयर। खैर, मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ ज़रूरत थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट की, प्राकृत रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जहाँ ज़रूरत थी खरोष्टी की, वहाँ खरोष्टी यूज़ किया गया। ख़ासतौर पे इधर आप देखोगे, यहाँ पर जो आपको कंधार और इधर जो मिलेगा, वहाँ पर आपको खारोष्टी जो है वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इस रीजन में जहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जा रही थी, जो लैंग्वेज जहाँ पर बोली जा रही थी, वो अशोका ने यूज़ की टू यूज़। एंड हियर यू कैन सी दैट इन द कांधार इंस्क्रिप्शंस आर बाइलिंगुअल, ग्रीक और अरामिक, क्योंकि वहाँ ग्रीक भी थे, अरामिक लैंग्वेजेस पर्शियंस के आने की वजह से, सो दोनों चीज़ें यूज़ कर ली। मीन्स दीज पिलर्स नॉट ओनली टेल दैट, नॉट ओनली वेरीफाई जो अशोका का धम्म का कंसेप्ट है, जो अशोका का धम्म का कंसेप्ट है, दैट इज़ कि जो राजा है वो एक पिता की तरह है और उस राजा को अपनी प्रजा को का कल्याण, उसका वेलफेयर उसी तरीके से करना चाहिए जैसे कि एक पिता अपने बच्चों का करता है। तो यही था मौर्यन एम्पायर के बारे में। दिस इज द अशोकन पिलर एट लुम्बिनी एंड दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, यू कैन सी। और ये अभी तक यहाँ पर आपको चीज़ें दिखेंगी, इन्वर्टेड लोटस दिखेगा, लॉयन कैपिटल दिखेगा, और फिर दिखेगा एक बड़ा सा थैंक यू सो मच। आई होप, क्योंकि यहाँ से हमको क्वेश्चंस, मैंने इसीलिए क्विक एक रिवीजन किया ताकि आपको कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। क्योंकि यहाँ आई नो ऑल ऑफ यू आर कमिंग अप, यू हैव फ्यू डेज लेफ्ट, मार्च का महीना शुरू हो गया, 2 महीने ख़त्म हो चुके हैं 2023 के। एग्ज़ाम इज़ कमिंग, winter is coming, like as they say in Game of Thrones, winter is coming. Winter for you is 28th May. Yes, last word, trust yourself. Learning is never a destination, learning is a process. आप सीख रहे हो तो आप, और सीखने में, इस सीखने की प्रोसेस में ना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये इट्स अ प्रोसीजर। लर्निंग इज़ अ प्रोसीजर, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ये सीख के कहानी ख़त्म नहीं होती है। जब आप सीख रहे होते हो जीवन में, तो आप कामयाब भी होते हो, आप नाकामयाब भी होते हो, और आपको उन चीज़ों से अपने आप को इवॉल्व करना है। लर्निंग, रिमेंबर, इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। So keep on learning, and this is the time when you should keep on revising. मौर्यन एम्पायर के बारे में जो बेसिक रिवीजन करना था हमने किया। आपको जो ज़्यादातर सवाल मिलेंगे वो यहीं से रिवॉल्व होते हुए मिलेंगे। अशोका का धम्मा हो गया, या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या ओरिजिन पे थोड़ा बहुत, मेगास्थनीज पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य पे आ सकता है। सो दीज आर द मेजर टॉपिक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ हम इसके आगे की कहानी को देखेंगे। टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।